स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य। इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर 3 तक पढ़ा चुका हूं। पहला जीवों में जनन, और दूसरा आपका है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और तीसरा है मानव जनन। इन सबको अगर देखना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 लेसन का आप लोग उन्हें देख सकते हो। अगर फिजिक्स में आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता और विद्युत धारा, तीनों लेसन को देखना है तो फुल चैप्टर इन वन वीडियो आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको केमिस्ट्री में ठोस अवस्था और विलयन का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग फिजिक्स के 3 और केमिस्ट्री के 2 एंड बायोलॉजी के 3 लेसन तैयार कर सकते हो। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्लास 12 बायोलॉजी अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और बहुत ही अच्छे से आप लोग इसे नोट करते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का अर्थ क्या होता है? देखो, परिवार नियोजन का अर्थ है कि परिवार को नियोजित रखना। जो अपना परिवार है ना, उसे नियोजित रखो। देखो भाई, क्या है परिवार कल्याण के लिए बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की क्रिया परिवार नियोजन कहलाता है। देखो स्टूडेंट, जो परिवार नियोजन है कि परिवार कल्याण के लिए, मतलब आपको अगर परिवार कल्याण चाहिए, परिवार को अच्छा रखना है, सुखी रखना है, तो परिवार कल्याण के लिए बच्चों की संख्या सीमित कर, मतलब बच्चों की संख्या सीमित रखो। ठीक है, 2, 3, इससे ज्यादा नहीं कि 5, 6, 10, इतना बच्चे नहीं। आपको परिवार जो है ना उसको नियोजित करने के लिए जो बच्चों की संख्या उसे सीमित रखो। ठीक है, और सीमित रखोगे तभी आपका परिवार सुखी रहेगा, परिवार नियोजित रहेगा। तो इसी को हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने लगाया था हम दो हमारे दो। ठीक है, ये भी परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है, ये नियम भी। तो देखो, परिवार जो होता है, परिवार कल्याण के लिए बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की क्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। तो बहुत ही इजी था परिवार नियोजन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। परिवार नियोजन नोट कर लीजिए, आप लोग इसी समय नोट कर लो। ठीक है, अब परिवार नियोजन की विधियां, मतलब परिवार नियोजन कैसे किया जाए, किस विधि के द्वारा किया जाए, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहां मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, परिवार नियोजन के लिए लूप अथवा कापर्टी। ठीक है, यहां आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, IUD, जिसके अंतर्गत कापर्टी अथवा लूप ये सब आते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग, इनका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, IUD, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसके अंतर्गत आते क्या है, देखो लूप अथवा कापर्टी। देखो आपको, देखो यहां ध्यान से देखना है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। ठीक है, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझो। जो देखो, यहां महिलाओं को परिवार कल्याण केंद्र पर जाकर, जो महिलाएं होती हैं उन्हें परिवार कल्याण केंद्र पर जाना चाहिए। देखिए, जहां परिवार कल्याण केंद्र होता है वहां जाकर जनन पथ पर, जो जनन पथ होता है वहां क्या करना चाहिए, IUD। यहां जो मैंने लिखा है उसी को दोबारा लिख दीजिए, IUD, और उसका फुल फॉर्म लिख दीजिए। ठीक है, जनन पथ पर IUD, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, लूप अथवा कापर्टी लगवा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गर्भधारण रुक जाता है। गर्भधारण का अर्थ है, जो देखो स्टूडेंट, देखो महिलाओं को जो परिवार कल्याण हेतु देखो जनन पथ पर क्यों लगवाना चाहिए, क्योंकि यहां से जब लगवा लेंगे तो यहां लूप अथवा कापर्टी लगवा लेना चाहिए, इसे गर्भधारण रुक जाता है। मतलब जो गर्भ में बच्चा भ्रूण होता है, नया संतान उत्पन्न होता है, ये रुक जाएंगे, और ये रुक जाएंगे तो बच्चों में क्या होगा, सीमित होंगे, बच्चे परिवार में सीमित होंगे और परिवार का कल्याण होगा, परिवार नियोजित होगा। ठीक है, और बच्चों की संख्या सीमित रहती है। जब ये लगवा लेंगे तो मतलब बच्चों की संख्या सीमित रहेगी, जब जनन पथ नहीं होगा। ठीक है, और जिससे परिवार कल्याण के नियम का पालन होता है, जिससे परिवार नियोजन का पालन होता है, परिवार कल्याण का पालन होता है। अगर लूप अथवा कापर्टी लगवाएंगे तो जो उसमें जाने वाले स्पर्म है, शुक्राणु है, जब वो जाएंगे तो उसको निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, मतलब उसका कार्य नहीं होता, उसे निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए ये लगवाना चाहिए। तो यहां तक आपको समझ में आया, तो यहां तक आप लोग इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां देखो कॉपर, देखो यहां 2 चीजें होती हैं कॉपर आयरन में, कॉपर T एंड कॉपर 7, ये 2 चीजें होती हैं।
ये जो स्टूडेंट कॉपर टी होते हैं एंड कॉपर 7 होते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं स्टूडेंट कॉपर टी और कॉपर आयरन क्या करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये क्या होते हैं, देखो ये जो होते हैं शुक्राणु को निष्क्रिय कर देते हैं। जो शुक्राणु आते हैं नरजनन से, ठीक है, उसको निष्क्रिय कर देते हैं, मतलब उनका कार्य नहीं होने देते। यानी कि शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु को निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो होते हैं स्टूडेंट, ये जो कॉपर टी होता है टी के आकार का होता है। ये महिलाओं की गर्भाशय जो है वहां जनन पथ पर लगाया जाता है, टी के आकार का होता है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो आप लोग अपने बुक में भी चित्र को देखा करो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में बने होंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आपको परिवार कल नियोजन समझ में आ गया होगा, और लूप अथवा कॉपर टी ये समझ में आ गए होंगे, और इनके कार्य समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, जो कि ध्यान से देखते रहिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है निरोध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंडोम। ठीक है, इसको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये होता क्या है, इसका किस चीज का बना होता है। ठीक है, देखो लैंगिक संपर्क के समय, जो लैंगिक संपर्क होता है, लैंगिक संपर्क का अर्थ है जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। के समय पुरुष को निरोध प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जो कि किसका बना होता है, पॉलीयूरेथिन का बना होता है। ठीक है, पॉलीयूरेथिन का बना होता है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये किसका बना होता है, पॉलीयूरेथिन का बना होता है। तो यहां आपको ये समझ में आ गए होंगे, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो, बहुत ही इजी है। लैंगिक संपर्क के समय जो पुरुष होते हैं उन्हें निरोध का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये पॉलीयूरेथिन का बना होता है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक आप लोग इसे कर लीजिए नोट, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लो स्टूडेंट। तो फिर हम लोग आगे देखें। ये चीज आप लोग नोट कर लो। ठीक है, अब हम लोग अगला है गर्भ निरोध की विधियां, जो गर्भ निरोध की विधियां होती हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, स्त्रियां जो होती हैं, स्त्रियों को अपने गर्भ को रोकने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां का प्रयोग करना चाहिए। गर्भ निरोधक गोलियां कौन कौन सी होती हैं, देखो स्टूडेंट, जो स्त्रियां होती हैं उन्हें अपने गर्भ को रोकने के लिए, मतलब गर्भ में भ्रूण बनेगा, फिर भ्रूण से नया संतान बनेगा, और संतान को ना होने देने के लिए। ठीक है, यानी कि स्त्रियों को अपने भ्रूण गर्भ को रोकने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां का प्रयोग करना चाहिए। वो कौन कौन सी गोलियां हैं मैं आप लोगों को बता दूं। नंबर फर्स्ट माला डी, ठीक है, और नंबर सेकंड आप लोग याद रखना स्टूडेंट सहेली, ये भी एक गोली है। ठीक है, तो यहां से आपको दो गोलियां पता चल जाते हैं, माला डी एंड सहेली। तो यहां से आपको ये समझ में आया गर्भ निरोध की विधियां। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट कर लो, सबको नोट कर लो ध्यान से। ठीक है, और इसको स्टडी करते रहिए समय समय पर। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या है, शल्य क्रियात्मक विधियां। देखो आप लोग यहां तक समझ लेना, फिर आप लोग आगे चलना। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट भी कर लो। अब हम लोग आगे देखेंगे शल्य क्रियात्मक विधियां। शल्य क्रियात्मक विधियां क्या होती हैं, देखो इसमें क्या होता है, इस विधि में सर्जरी द्वारा सहायक नलिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है। मतलब चाहे नर होंगे चाहे मादा होंगे, उसमें जो सहायक नलिकाएं होती हैं जनन के लिए, उन्हें क्या किया जाएगा, काट कर बांध दिया जाता है। ठीक है, जिससे गर्भधारण रुक जाता है, और पुरुषों में भी स्पर्म जो होते हैं वो वहां तक जाने से रुक जाते हैं, जिससे नर युग्मक और मादा युग्मक बाहर नहीं आ पाते हैं। जिससे जो नर युग्मक होते हैं, नर का युग्मक और मादा का युग्मक, ये बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चला इस विधि में, शल्य क्रियात्मक विधि में क्या होता है, इस विधि में सर्जरी द्वारा, यहाँ एक बात याद रखना, वैसा नहीं कि मतलब हो जाता है, सर्जरी के द्वारा ये होता है।
सहायक नलिका जो होती है, जो सहायक नलिकाएं होती हैं, उन्हें काट कर बांध दिया जाता है। उन्हें काट कर बांध इसलिए दिया जाता है जिससे नर और मादा के जो युग्मक हैं नहीं आ पाते हैं, मतलब बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है शल्य क्रियात्मक विधियां। अब ये कैसे होता है नर और मादा में, ये आप लोग समझिए। ठीक है, यहां जैसे स्टूडेंट पुरुषों में क्या होता है, शुक्राणु, और इसमें आप लोग समझिए शुक्रवाह उच्छेदन। ठीक है, मतलब शुक्रवाह जो होता है उसका उच्छेदन, मतलब कैसे काटकर बांधा जाता है शुक्रवाह को। ठीक है, जो शुक्राणु का वाहक होता है। तो समझो कैसे होता है ये विधि। तो स्टूडेंट ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को मैं ये समझा दूं, शुक्रवाह जो कि उच्छेदन, इससे कहते हैं शुक्रवाह उच्छेदन। देखो इस प्रक्रिया में पुरुषों में की जाती है, ये प्रक्रिया जो स्टूडेंट पुरुषों में की जाती है, नर में किया जाता है। इसमें शुक्रवाहक में छोटा सा भाग निकाल अथवा बांध दिया जाता है। इसमें जो शुक्रवाहक होते हैं उसमें छोटा सा भाग निकाल दिया जाता है या उसे बांध दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। देखो शुक्रवाह उच्छेदन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में पुरुषों में की जाती है, प्रक्रिया जो होती है पुरुषों में की जाती है। इसमें जो शुक्रवाहक होते हैं उस शुक्रवाहक में छोटा सा भाग निकाल दिया जाता है अथवा बांध दिया जाता है। ठीक है, इसे पुरुष का नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। देखो यहां मैं एक टॉपिक लिख देता हूं। देखो नसबंदी अगर पूछा जाए तो भी यही चीजें हैं। क्या है, इसे पुरुषों की नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे नसबंदी तो यही चीज है। ठीक है, जाना जाता है। तो ये आप लोग समझ लो, नोट कर लो। ठीक है, नोट जरूर बना लो, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को 3 लेसन पढ़ा चुका हूँ। जीव जनन का, जीवों में जनन एंड सेकंड लेसन पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, थर्ड लेसन मानव जनन। उन सबको पढ़ो, नोट करो, फिर चौथा लेसन पढ़ना जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया। अब देखो स्टूडेंट, जो देखो यहां जैसे जो स्पर्म होता है, ठीक है, और यहां से जो शुक्रवाह नलिकाएं होती हैं, इन्हीं को काट दिया जाता है, इनका छोटा सा भाग निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहां मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां स्टूडेंट है स्पर्म। ठीक है, और यहां जो होती है स्टूडेंट शुक्रवाहक नलिका, शुक्रवाह जो शुक्राणु का वाहक होती है, यहां इनका एक छोटा सा भाग काट दिया जाता है। जैसे ये मतलब बाहर नहीं निकल पाती हैं, देख सकते हो यहां जब ये कटा रहेगा तो ये कैसे, इनका कोई माध्यम ही नहीं है तो ये बाहर नहीं निकल पाती हैं। ठीक, इसी प्रकार से इधर भी बना लो। ठीक है, यहां भी इनका छोटा सा भाग काट दिया गया। ये क्या है स्टूडेंट, शुक्रवाह, जो शुक्राणु का वाहक होते हैं शुक्रवाहक, और ये है स्टूडेंट स्पर्म, ये शुक्राणु। ठीक है, तो यहां से तो आपको समझ में आ गए होंगे इनका क्या किया जाता है इस प्रक्रिया में। ये प्रक्रिया जो होती है स्टूडेंट पुरुषों में की जाती है, और पुरुषों में कैसे की जाती है, इसमें जो शुक्रवाहक होते हैं, शुक्रवाहक में छोटा सा भाग काटकर निकाल दिया जाता है अथवा बांध दिया जाता है। मतलब उसमें जो शुक्रवाहक होते हैं उनका छोटा सा भाग काट कर निकाल दिया जाता है या उन्हें बांध दिया जाता है। तो इसे आप लोग नोट कर लो, शुक्रवाह उच्छेदन। ठीक है, ये पुरुषों में किया जाता है। तो नोट कर लो स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से नोट कर लो, फिर यहाँ आप लोग ये सब नोट कर लो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हम लोग देख लें। वो स्टूडेंट जो था शुक्रवाह उच्छेदन, वो तो पुरुषों में किया जाता है। अब महिलाओं में क्या किया जाता है, नलिका उच्छेदन, मतलब इसमें नलिकाओं को काटा जाता है। कैसे, अभी आप लोग समझ जाओगे। देखो इस प्रक्रिया में देखो स्टूडेंट, देखो अब ठीक है, इस प्रक्रिया में महिलाओं की डिंब वाहिनी नलिका को काट कर निकाल या बांध दिया जाता है। ठीक है, जो अंडवाहिनी नलिकाएं होती हैं, ठीक है, उन्हें काट दिया जाता है या
काट कर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ देख लो, या बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया में महिलाओं की डिंब वाहिनी नलिका को काट कर निकाल या बांध दिया जाता है। और इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं? इसे महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। ये देखो स्टूडेंट, महिलाओं में जो नसबंदी होती है उसके नाम से जानते हैं, महिला नसबंदी भी कहते हैं। तो समझ में तो आ ही रहा होगा ये आपको चैप्टर फुल। ठीक है, तो यहाँ आप लोग इसे नोट कर लो, इसे महिला नसबंदी भी कहते हैं। अब यहाँ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, मैं आप लोगों को वैसे सिंपली एक डायग्राम से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, डायग्राम से समझे रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग गर्भाशय है। ठीक है, और यहाँ हम लोग जो अंडवाहिनी की नलिकाएं उसे निकालते हैं, यहाँ से इन्हें काट दिया गया। और फिर इधर ठीक है, और यहाँ अंडाशय। ठीक है, और इधर भी ठीक इसी प्रकार से होता है स्टूडेंट। ये आप लोग देख सकते हो, इसका काट के भाग निकाल दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये और यहाँ से ये। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया, इन्हें काट कर निकाल दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी। और ये क्या है? अंडाशय। ध्यान से समझते रहिए, फिर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये अंदर क्या होता है? गर्भाशय। ठीक है, तो यहां से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इस प्रक्रिया में महिलाओं की डिंबवाहिनी नलिका जो होती है उन्हें काट कर निकाल या बांध दिया जाता है। इसे महिला नसबंदी भी कहते हैं। तो नोट कर लो आप लोग ध्यान से। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा, यहां हमारा है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, इसे आप लोग शॉर्टकट में कह सकते हो MTP। MTP। ठीक है, तो ये आपका है MTP। इसे कहा जाता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ये जो होता है इसे कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, P से प्रेगनेंसी। तो यहां तक तो आपको समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे मतलब इसका समापन कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो, इस विधि के द्वारा महिलाओं के जो गर्भाशय से भ्रूण सॉरी यहाँ आपको स्टार नहीं है या अलग नहीं है, भ्रूण को बाहर निकाल दिया जाता है। देखो, भ्रूण को बाहर। ठीक है, यहाँ भ्रूण को बाहर निकाल दिया जाता है, इसे गर्भपात कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, इस विधि में महिलाओं के जो गर्भाशय में भ्रूण होता है, भ्रूण से जब नया संतान उत्पन्न होगा तो मतलब बच्चों में वृद्धि होगी, परिवार नियोजन का नियम टूटेगा। तो वही अर्थ है कि इस विधि के द्वारा जो महिलाओं के गर्भाशय में भ्रूण होता है, जिससे नए संतान की उत्पत्ति होती है, उसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है किसके लिए? सगर्भता का पालन करने के लिए, सगर्भता का चिकित्सीय समापन के लिए। ठीक है, तो इस विधि द्वारा जो महिलाओं के गर्भाशय से भ्रूण को बाहर निकाल दिया जाता है, इसे गर्भपात भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गई होंगी। और दूसरा है, देखो, निषेचन के 12 सप्ताह के अंदर, यहाँ 12 सप्ताह के अंदर MTP करवाना उचित होता है। MTP जो आपका देखो यहाँ क्या कह रहा है, निषेचन के 12 सप्ताह के बाद
कब? 12 सप्ताह के बाद एमटीपी करवाना उचित होता है। ठीक है, मतलब उचित होता है, ये खतरनाक भी हो सकता है। कब? देखो 12 सप्ताह, निषेचन के 12 सप्ताह के बाद घातक या खतरनाक भी हो सकता है। मतलब निषेचन के 12 सप्ताह के बाद एमटीपी अगर करवाया जाए तो वो घातक तथा खतरनाक भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, और ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो है सगर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसे शॉर्टकट में एमटीपी भी कहा जाता है। तो इसे आप लोग नोट कर लो। नोट क्या करना है, याद भी हो गया होगा। इस विधि के द्वारा महिलाओं के गर्भाशय से भ्रूण को बाहर निकाल लिया जाता है, इसे गर्भपात भी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट है, देखो निषेचन के 12 सप्ताह के बाद एमटीपी करवाना उचित होता है। और तीसरा पॉइंट है, अगर 12 सप्ताह के बाद एमटीपी करवाया जाए तो वो घातक तथा हानिकारक या खतरनाक भी हो सकता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गई। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है और आप लोगों को सब कुछ समझ में आते रहेंगे क्योंकि बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, अब देखो सुन, यहां तक आप लोग नोट कर लो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी और भी सारी टॉपिक्स हैं, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां हमारा एक टॉपिक आता है उल्ववेधन। उल्ववेधन क्या है, इसे मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूं क्योंकि ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से समझिए। देखो उल्ववेधन का अर्थ है कि भ्रूण में उपस्थित एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल कर उसका अध्ययन करने पर शिशु की आनुवांशिक स्थिति, उसका लिंग व अन्य आनुवांशिक विकृतियों की जांच करना उल्ववेधन कहलाता है। समझ में आया? मतलब जब बच्चा है ना आफ्टर 9 मंथ से पहले, ठीक है, ये ना पता हो नर होगा या मादा होगा, मतलब लड़की होगा या लड़का होगा, ये ना पता हो, तो उल्ववेधन की सहायता से हम लोग ये पता कर सकते थे कि जो होने वाला शिशु होगा वो लड़की होगा या लड़का होगा। ठीक है, पहले ही पता चल जाता था। मतलब देखो यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि भ्रूण में उपस्थित एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर, जो एमनियोटिक फ्लूइड था उसे निकालकर उसका अध्ययन करने पर, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड है उसे निकालकर उसका अध्ययन करने पर शिशु की आनुवांशिक स्थिति, उसका लिंग व अन्य आनुवांशिक विकृतियों की जांच करना उल्ववेधन कहलाता है। मतलब लिंग की जांच करना, वो नर है या मादा है। ठीक है, अन्य आनुवांशिक विकृतियां, जो अन्य आनुवांशिक उसकी विकृतियां हैं उसे जांच करना। ठीक है, ये सब उल्ववेधन के अंतर्गत आता है। मतलब अनुवांशिक विकृतियां क्या है, जैसे कोई, मतलब देखो जैसे कोई इसमें क्या जैसे स्टूडेंट इसमें कोई रोग तो नहीं है, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब रोग तो नहीं है, बहुत ही खतरनाक ये सब रोग हैं। इसको हम लोग कब पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 5 वंशागत एवं जो विविधता। ठीक है, जल्द ही वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन इसे ध्यान से समझो। देखो भ्रूण में उपस्थित एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है, तो इससे पता चलता है कि जो होने वाला शिशु है उसका लिंग पता चल जाता है। ठीक है, और दूसरा उसकी आनुवांशिक विकृतियों का जांच भी हो जाता है। ठीक है, तो यहां से समझ में आया। अब मैं आप लोगों को चित्र के द्वारा समझा दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आपको देखो मादा जनन तंत्र बनाना आना चाहिए क्योंकि ये आपको हर बार बनाना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ आप लोग इस चित्र को ध्यान से बनाइए। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा जल्दी समझाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से बनाना। तो स्टूडेंट यहां देखो, यहां एक नलिका होगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसकी यहां मैं आप लोगों को यहां तक समझाता हूं। चित्र को देखो, चलो पूरा बना देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब देखो इसको यहां से जोड़ दो और इसको यहां से जोड़ो या ना जोड़ो। ठीक है, तो यहां से आपको ये बन गया। अब इसके अंदर जो क्या होता है, जो संतान होता है, कैसे देखो, जैसे यहां इससे ज्वाइंट रहेगा गर्भाशय से, यहां ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर जो संतान होता है, ठीक है, और यहां बगल बगल ऐसे कर दो। यहां जो होते हैं, यहां इसके अंदर जो होते हैं स्टूडेंट, एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं।
एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं, जिसके द्वारा क्या पता चल जाता है, इसको निकाल कर ये पता चल जाता है कि होने वाला शिशु नर होगा या मादा होगा। और सेकंड ऑप्शन ये पता, देखो मैं आप लोगों को नीचे लिख देता हूं कि शिशु के लिंग की जांच। देखो पहला क्या पता चल जाता है, पहला टॉपिक आपको पता चल जाता है इसे निकाल कर जांच करने पर, शिशु जो है ना, जो इसमें अंदर शिशु है, शिशु के लिंग की जांच, शिशु के लिंग की जांच पहला पता चल जाता है, ठीक है। और सेकंड जो पता चलता है स्टूडेंट, वो शिशु के अनुवांशिक विकृति का पता चल जाता है। जो उसमें पल रहा शिशु है, शिशु के अनुवांशिक विकृति का पता लगा सकते हैं। मतलब इसके द्वारा हम लोग इसकी विकृति का पता लगा सकते हैं। जैसे विकृति समझ में आया, चलो मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे स्टूडेंट यहाँ बहुत बड़े बड़े रोग को भी पता लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आपका है टर्नर सिंड्रोम, इसकी जानकारी आपको डिटेल में मैं आप लोगों को दूंगा। कब समझ में आया? 5 लेसन में। टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम और बहुत सारी रोगें हैं, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो यहां से पता लगाया जा सकता था, ठीक है। और देखो यह सब रोग, देखो स्टूडेंट, ये जो होते हैं ना टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये गुणसूत्रों की कमी या ज्यादा से हो जाते हैं। मतलब हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 46 में से 44 क्या होते हैं? दैहिक या दैहिक गुणसूत्र, ठीक है, और 2 क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। अब इसमें अगर गुणसूत्र बढ़ जाए, मतलब 46 से 47 हो जाए या 46 से 45 हो जाए, तो इतने भयानक भयानक रोग हो जाते हैं कि अभी आप लोग लेसन 5 में पढ़ोगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े बहुत खतरनाक भी रोग हो जाते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब रोग हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ मैं एक टॉपिक और लिख देता हूं, ये सब रोग दोनों जो होते हैं स्टूडेंट, यह सब रोग गुणसूत्र तो जानते होंगे, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की कमी, मतलब अगर गुणसूत्र कम हो जाए तो भी घाटा, मतलब रोग, और ज्यादा हो जाए तो भी रोग हो जाता है, ठीक है। इसका अर्थ 46 का 46 ही होना चाहिए, होता है, ठीक है। और इसके आगे का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो यहाँ आपको इतना समझना है। अब देखो स्टूडेंट, ये सब तो थे, मतलब जांच हो जाता था, लिंग का जांच हो जाता था, मतलब रोग का जांच हो जाता था, लेकिन इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग है। दुरुपयोग मतलब इसका लोग दुरुपयोग करते थे। कैसे दुरुपयोग करते थे मैं आप लोगों को बता दूं, पहले शॉर्ट में बताऊं, ठीक है, तब मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। इसका दुरुपयोग कैसे होता था स्टूडेंट, मैं आप लोगों को इसके दुरुपयोग समझाता हूं। किसका? उल्बेधन का। देखो जब बच्चा, देखो अंदर ही रहता है, आफ्टर 9 मंथ के अंदर ही जब पता चल जाता है कि होने वाला शिशु जो है वो नर है या मादा है, ठीक है, मतलब उसमें जो है नर है या मादा है, ठीक है। तो इससे क्या होता था, अगर मतलब कुछ लोगों को ये पता चल जाता था कि ये नर है या मादा है, अगर मादा होता था तो क्या करा देते, भ्रूण हत्या करा देते थे कि उस शिशु को, मतलब भ्रूण हत्या का अर्थ है मरवा देते थे, ठीक है। तो वो जो होता था, अब अगर नर होता था तो रहने देते थे, मतलब पता चल जाता था कौन सा शिशु है, नर है या मादा है। तो इससे क्या होता था कि मादा में कमी हुई, मतलब जब उन्हें ऐसे ही पता चल जाए कि मादा है तो उसे क्या करते थे, भ्रूण हत्या करवा देते थे। तो इससे मादाओं में कमी हुई और नर ज्यादा हो गए। तो इसीलिए ये क्या हुआ, जो भारत सरकार ने इसे बैन करा दिया। अगर आप कोई भी हॉस्पिटल पर जाओगे तो वहां लिखा रहेगा कि ये बैन है, ठीक है, मतलब ये नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये उल्बेधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ एक बार लिखकर समझाऊंगा ताकि आप लोग इसे नोट कर सको, नोट कर लो। क्या, मैं आप लोगों को ध्यान से समझाता हूँ और ध्यान से नोट कर लो, ठीक है। क्या है कि जैसे यहां मैं आप लोगों को समझाता हूं, इसका नाम क्या है, सॉरी, उल्बेधन, ठीक है। उल्बेधन से यह जांच क्या होता था, यह जांच, यह पता लिख दो, पता चल जाता था, पता चल जाता था, नोट करो, ठीक है सभी लोग।
चल जाता था, कॉपी पेन साथ में ले लो, ठीक है, और नोट करते रहो कि जो शिशु है शिशु की जांच करा लेते थे। मतलब जो शिशु है उसकी जांच करा लेते थे। अब जांच करा लिए तब तो हो गया काम, ठीक है, जांच हो गया तब क्या हुआ कि पता चल जाता है कि नर है या मादा है। मतलब कि जो वो है बच्चा वो नर है, शिशु या मादा है। अब क्या होता था, जांच करा लेते थे तो यह पता चल जाता था, यह पता चल जाता था कि अब देखो मादा है, ठीक है, मतलब जो वो शिशु है वो मादा है, ठीक है। तो मादा है तो उसका क्या कराते थे, तब भ्रूण हत्या करा देते थे, ठीक है, जो भ्रूण हत्या। अब भ्रूण का जब हत्या करा लोगे तो नया संतान कैसे उत्पन्न होगा, ठीक है, तो इसीलिए जो भ्रूण हत्या करा लेते थे, ठीक है। यहां आपको समझ में आ गया होगा, भ्रूण हत्या करा लेते हैं। अब यहां देखो है या थे आप लोग कर दो, क्योंकि अब ये सब हो चुका है वैन। अब ये सब सिस्टम नहीं रहा, जिससे मादा की संख्या में कमी हुई। देखो मादा की संख्या में इसलिए कमी हुई, जब पता चल जाता है शिशु जो है वो मादा है, तो जब भ्रूण हत्या करा लेते थे तो मादा में कमी आएगी ही, ठीक है, तो आ जाता था, ठीक है। अब ये तो समझ में आया। और ये सब हो गया, भारत सरकार ने कर दिया है बैन। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आया विभेदन तो ऐसे लिखना है, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक, पहले हम लोग 2 टॉपिक कॉमन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे यौन संचारित रोग, फिर हम लोग आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा टॉपिक छोटा छोटा बता दूं। यहाँ एक टॉपिक है स्टूडेंट सरोगेट माँ, ठीक है, ये क्या कौन सी होती है, देखो वह स्त्री, देखो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं उसे लिख लो, ठीक है, वह स्त्री जिसके किसी दूसरे स्त्री व पुरुष का युग्मनज उसके गर्भाशय में रोपित किया गया हो उसे सरोगेट माँ कहते हैं। मतलब ऐसी स्त्री जिसके किसी दूसरे, ठीक है, स्त्री या पुरुष का युग्मनज, ठीक है, का युग्मनज उसके गर्भाशय में रोपित किया गया हो उसे सरोगेट माँ कहलाती है, ठीक है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यौन संचारित रोग को देखते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं। तो अब हमारा ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक रहेगा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखो यहां नाम है यौन संचारित रोग, जिसे शॉर्टकट में कहा जा सकता है एसटीडी, ठीक है, एसटीडी। देखो स्टूडेंट जो यौन संचारित रोग होते हैं वो जीवाणुओं के द्वारा भी होते हैं और विषाणुओं के द्वारा भी होते हैं, तो दोनों के द्वारा ये रोग हो सकता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं जीवाणु और विषाणु दोनों के द्वारा यह रोग उत्पन्न हो सकता है। तो देखो ऐसा रोग जो मैथुन के समय, कब, जब मैथुन के समय स्त्री और पुरुष में संचारित होते हैं वह यौन संचारित रोग कहलाता है। मतलब ऐसा रोग जब नर और मादा यानी कि स्त्री और पुरुष मैथुन के समय, ठीक है, जब वो रोग जो संचारित होता है, दोनों में संचारित होते हैं, मतलब नर से मादा में, मादा से नर में, तो वो रोग जो होता है यौन संचारित रोग कहलाता है, एसटीडी जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया, नोट कर लो स्टूडेंट, ठीक है। अब ये देखो जीवाणुओं के द्वारा भी होता है, विषाणुओं के द्वारा भी होता है। जीवाणुओं के द्वारा देखो, जीवाणु के द्वारा सुजाग कौन सा रोग है, देखो सुजाग, यह रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। अब सुजाग को जो जीवाणु फैलाता है, मतलब सुजाग एक नाम है, और सुजाग देखो जैसे देखो बुखार है, बुखार एक नाम है, तो उसे कोई दूसरा चीज फैलाता है, ठीक है, मलेरिया है उसे कोई दूसरा चीज, वैसे सुजाग है तो सुजाग को कोई दूसरा जीवाणु फैलाता है, यहाँ नाम है सुजाग, ठीक है। और यहाँ सुजाग रोग को जो है स्टूडेंट, सुजाग रोग को कौन फैलाता है, देखो यहाँ लिखा है नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु फैलाता है, नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु फैलाता है, से होता है,
ठीक है। ये जो सुजाग रोग है ये नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो होता है सुजाग रोग क्या होता है, ये नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से होता है, ये याद कर लो। अब देखो ये इसका लक्षण है, अगर मूत्र त्याग समय जलन, मतलब जो मूत्र त्याग होता है उसके समय जलन हो तो ये रोग होता है सुजाग, जो कि नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। जब मूत्र त्याग के समय जलन, ये इसका लक्षण है, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। ये तो यहाँ आपको जीवाणु द्वारा नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा, सुजाग। और सुजाग जो होता है रोग ये नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से होता है और इसका जो लक्षण है मूत्र त्याग के समय जलन। अगला है स्टूडेंट सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है, सिफिलिस नामक रोग किसके कारण होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है। ट्रेपोनेमा पैलिडम जीवाणु द्वारा सिफिलिन योग संचारित रोग होता है। यहाँ इसे मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये जो जीवाणु है इसके द्वारा सिफिलिन रोग, सिफिलिस रोग होता है। कौन सा रोग, सिफिलिस रोग, जो कि जीवाणुओं के द्वारा होता है। और जो सिफिलिस रोग है वो किस जीवाणु के द्वारा होता है, वो है ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम। ये जो होता है स्टूडेंट ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा सिफिलिस रोग होता है। ये देखो स्टूडेंट, ये जीवाणुओं के द्वारा होता है और जो जीवाणु है ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है। और ये एक यौन संचारित रोग है और इसका लक्षण है जो जननांग होते हैं, जननांग पर घाव होना, जननांग जो होते हैं, ठीक है, उस पर घाव होना, ठीक है। तो ये आपको सिफिलिस तो समझ में आ गया होगा। इसके अगर कोई पूछ ले जीवाणु मतलब कौन से जीवाणु के द्वारा होता है तो आपको बताना है ट्रेपोनेमा पैलिडम। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा तो याद रखना, ठीक है, और उसे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये जो लक्षण है जननांगों पर घाव, तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा जो जीवाणु द्वारा एसटीडी मतलब जीवाणु द्वारा यौन संचारित रोग हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट सुजाग, नंबर 2 सिफिलिस। और सुजाग जो होता है वो नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से होता है और जो सिफिलिस होता है वो ट्रेपोनेमा पैलिडम के जीवाणु के कारण होता है। और जीवाणु के कारण होता है, सुजाग का लक्षण है मूत्र त्याग के समय जलन और ये जो है सिफिलिस ये है जननांगों पर घाव होना। अब हमारा अगला आता है विषाणु के द्वारा यौन संचारित रोग। विषाणु के द्वारा यौन संचारित रोग, देखो एडस रोग, एडस देखो नंबर फर्स्ट एडस, AIDS, ठीक है। एडस रोग जो होता है प्रतिरक्षी तंत्र को कम कर देता है। मतलब देखो स्टूडेंट, जो एड्स होता है वो प्रतिरक्षा जो होता है, प्रतिरक्षा नाम ही है रक्षा, मतलब प्रतिरक्षा आपको रक्षा प्रदान करता है। जब उसी तंत्र को कम कर देता है तो चाहे जीवाणु हो चाहे विषाणु हो, कोई भी मतलब विषाणु है तो कोई भी विषाणु आपको है तो तुरंत आप पर आक्रमण करेगा, तो कोई रक्षा करने वाला है नहीं, तुरंत आप ग्रसित हो जाओगे, तुरंत आपको रोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये HIV एड्स जो होता है HIV नामक विषाणु से होता है या वातावरण में उत्पन्न जीवाणु या विषाणु से रोग होने लगता है। मतलब है मेरा, अगर कोई वातावरण में जीवाणु है विषाणु है, ठीक है, वो है, अगर आपके पास आया तो आपके पास लड़ने की क्षमता है नहीं तो आपको तुरंत आक्रमण किया, मतलब आप पर फिर वो उसके द्वारा रोग होने लगे। तो ये बहुत ही खतरनाक रोग है, ठीक है। तो ये जो होता है HIV नामक विषाणु से होता है और यह वातावरण में उपस्थित जीवाणु या विषाणु से रोग होने लगता है। जब HIV जो होता है वो क्या करता है, आपके लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा तंत्र को बिल्कुल कम कर देता है, बिल्कुल नीचे ले जाता है। तो ये क्या होगा, अगर कोई भी वातावरण में जीवाणु या विषाणु उपस्थित हैं तो वो आपको बहुत ही हानिकारक रोग दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास लड़ने की क्षमता है नहीं। तो आपके पास अगर आएंगे तो तुरंत ही आप पर आक्रमण करेंगे। लक्षण है निरंतर ज्वर, निरंतर आपको ज्वर होगा, मांसपेशियों में दर्द, आपकी हर एक मांसपेशियां दर्द करेगी, ठीक है, मांसपेशियों में बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, ठीक है, सहन नहीं होगा। तो ये आपका है एड्स विषाणु द्वारा। नंबर फर्स्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब नंबर सेकंड है हेपेटाइटिस बी।
देखो जांच का परीक्षण जो होता है स्टूडेंट, एलिसा द्वारा हम लोग इस HIV का परीक्षण करा सकते हैं या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट द्वारा। ये दो चीजों के द्वारा हम लोग करा सकते हैं, एक तो एलिसा, एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट द्वारा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। अगला है स्टूडेंट विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इसका यह रोग HBV यानी कि हेपेटाइटिस, और ये वी से वायरस नामक विषाणु द्वारा होता है। मतलब ये जो होता है स्टूडेंट, इसका जो कारक है वो हेपेटाइटिस बी विषाणु नामक विषाणु द्वारा होता है। कौन सा रोग? हेपेटाइटिस बी। ठीक है, लक्षण है पेट दर्द या जी मचलाना। मतलब आप जो है ना उसमें पेट दर्द होगा या जी मचलाएगा, जी मचलाना। ठीक है, तो ये भी विषाणु के द्वारा होता है, हेपेटाइटिस बी। जो कौन से विषाणु के द्वारा होता है? हेपेटाइटिस बी विषाणु। ठीक है, नाम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको ये भी विषाणु द्वारा फैलता है रोग, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला देखेंगे, जेनिटल वार्ड। यह रोग ह्यूमन पोपिलोमा विषाणु या वायरस नामक विषाणु पर होता है। ठीक है, लक्षण है यह पुरुषों के शिशन पर व स्त्रियों के लेबिया, योनि व गर्भाशय में मस्से बन जाना। मतलब मस्से बन जाना, मस्से बन जाते हैं तो क्या होता है, जब वो बड़े होते हैं, फूटते हैं तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट विषाणु के द्वारा और जीवाणु के द्वारा। अगर यौन संचारित रोग पूछा जाएगा तो आपको ये सब लिखना है यौन संचारित रोग के अंदर है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो जीवाणु और विषाणु द्वारा जो जो रोग होते हैं, जो जो बताया है उसे लिख देना, इससे पीछे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में बहुत ही छोटा सा पार्ट था। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर 5 वंशागत एवं विविधता आएगा, वंशागत एवं विविधता का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपको अगर इससे पहले वाले चैप्टर जीवों में जनन, नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, नंबर 3 आपका है जनन मानव जनन, अगर इन तीनों चैप्टर को देखना है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तीनों को देखो। फिर आप लोग चौथा लेसन जनन स्वास्थ्य देखना। ठीक है, तो चलो आप लोग तैयार कर लो, फिर 5 चैप्टर भी आ जाएगा, 5 चैप्टर भी। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। फिजिक्स का आप लोग फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, सेकंड स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, थर्ड विद्युत धारा, इन तीनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। और आपका जो है केमिस्ट्री ठोस अवस्था और विलयन, इन दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि सभी को पता चल सके। बाबा स्टडी सेंटर पर सभी विषयों की तैयारी क्लास 12 की तैयारी कराई जा रही है। अगर यहाँ चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और चैप्टर 5, 6, 7 सबको अपलोड कर दूंगा और आप लोग जान नहीं पाओगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे लगातार वीडियो देता रहूंगा। और कमेंट कर दो प्यारा सा, ताकि मैं आप लोगों के लिए लगातार बनाता रहूं। और जितने कमेंट करोगे उतना जल्दी मैं आप लोगों को बना दूंगा वीडियोस जो चैप्टर 5, 6, 7 है। और जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, उतना जल्दी वीडियोस आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।